Hi friends, welcome to my YouTube channel SKN Math Tutorial. In previous video, completed the chapter determinant and matrix. Today we will start a new chapter, logic. Okay, so this syllabus content from 11th class BSc and BTech. Okay, so let's start chapter. Thank you friends. देखो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिक भी बोल सकते हैं वो चैप्टर को. तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th एंट्रेंस जेई एंड एटसेट्रा. तो बीटेक बीएससी में वो सिलेबस भी है. ओके, तो स्टार्ट करेंगे. देखो पहले लॉजिक. ओके, तो लॉजिक को जानने के लिए पहले हमको जानना चाहिए प्रोपोजिशन. तो व्हाट इज मीन बाय प्रोपोजिशन. ओके, तो प्रोपोजिशन मीन्स एक सेंटेंस, जो भी एक सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रोपोजिशन, तो वो सेंटेंस सिर्फ एंड सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए. ओके, ए प्रोपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. दिस इज कॉल्ड द प्रोपोजिशन. ओके, सपोज देखो फ्रेंड्स, हमारा इंग्लिश में एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, तो उसका लिख सकते हैं हम ट्रू और फॉल्स. मतलब देखो, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सन राइजेस इन द वेस्ट. ओके, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सन राइजेस इन द ईस्ट, वो ले जाएंगे एग्जांपल. ओके, सपोज सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, तो बट हम उधर ले जाएंगे, सपोज सन राइजेस इन द वेस्ट. ओके, सपोज वो ले जाएंगे तो उसका ट्रूथ वैल्यू आ जाएगा फॉल्स, मतलब वो सेंटेंस हम फॉल्स लिख सकते हैं. तो ऐसे दो टाइप का सेंटेंस डिक्लेरेटिव में, दैट इज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. याद रखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज टू टाइप्स. फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव. ओके, तो जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम बोल सकते हैं प्रोपोजिशन, और सिर्फ एंड सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए. It can't be a interrogative sentence, exclamatory, an order, and wish, and suggestion. जो भी सजेशन या ऑर्डर, विश वो होना नहीं चाहिए. ओके, सिर्फ एंड सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही हम बोल सकते हैं प्रोपोजिशन बोल सकते हैं. ओके, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज टू टाइप्स. वन इज अफर्मेटिव. अफर्मेटिव बोलते हैं यस सेंटेंस, यस सेंटेंस मतलब ट्रू सेंटेंस. एंड नेगेटिव सेंटेंस मीन्स फॉल्स सेंटेंस, दैट इज एफ फॉर इंडिकेट कर सकते हैं. ओके, तो मैं एक एग्जांपल लिया था, सन राइजेस इन द वेस्ट, तो दिस इज फॉल्स, तो दिस इज आल्सो प्रोपोजिशन बट दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. अनदर टाइप एग्जांपल, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ईस्ट ले जाएंगे तो वो ट्रू हो जाएगा. तो ट्रू होने से उसको बोलते थे अफर्मेटिव सेंटेंस. वो दोनों हो सकता है हमारा क्या प्रोपोजिशन हो सकता है. ओके, तो उसके बाद देखेंगे, दस ए सेंटेंस विल बी ए स्टेटमेंट इफ इट इज डिक्लेरेटिव होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन, प्रोपोजिशन को बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो प्रोपोजिशन अदरवाइज कॉल्ड एज लॉजिकल स्टेटमेंट. लॉजिकल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं. ओके, देन इट इज ट्रूथ वैल्यूज इधर ट्रू और फॉल्स. तो जो भी ट्रूथ वैल्यूज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रू एंड फॉल्स होना चाहिए, अदर एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए. इन दिस वे वी कैन से दैट द सेंटेंसेस विल बी प्रोपोजिशन. ओके, तो प्रोपोजिशन को हम लॉजिकल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लॉजिक. ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे, ए सेंटेंस कांट बी ए स्टेटमेंट. मतलब एक सेंटेंस को हम प्रोपोजिशन बोल नहीं सकते हैं. तो किस किस कंडीशन में, देखो, तो स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन दोनों एक ही है. तो किस किस कंडीशन में हम एक सेंटेंस को या स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट बोल नहीं सकते हैं, प्रोपोजिशन बोल नहीं सकते, वो देखेंगे. तो फर्स्ट स्टेप है कि वो क्वेश्चन, मतलब जो भी एक सेंटेंस में सपोज क्वेश्चन मार्क है, तो उसको हम स्टेटमेंट बोल नहीं सकते. जैसे कि हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ ओल्ड आर यू, ऐसे जो भी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन का हम स्टेटमेंट बोल नहीं सकते हैं. ओके, उसके बाद देखा है एन ऑर्डर. एन ऑर्डर मतलब ऑर्डर स्टेटमेंट, जैसे कि क्लोज द डोर, ब्रिंग ए कप ऑफ टी. ओके, तो टेक ए डस्टर, ऐसे जो भी ऑर्डर सेंटेंस, जो भी हम एक व्यक्ति को ऑर्डर करेंगे, जो ऐसे टाइप का सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोल नहीं सकते हैं या प्रोपोजिशन बोल नहीं सकते हैं. ओके, उसके बाद देखो
एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना, जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज, ओके, व्हाट ए रेन टुडे, ऐसे टाइप का एक्सप्लेनेशन मतलब आश्चर्यवाचक सेंटेंस को भी हम स्टेटमेंट या लॉजिकल स्टेटमेंट बोलने सकते हैं। ओके, एंड विश, ओके, विश मतलब जो भगवान को विश करते हैं ना, तो विश को भी हम स्टेटमेंट बोलने सकते हैं, बिकॉज these are the sentence are not contains the true and false value of the statement। ओके, तो जो भी सेंटेंस ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को ही इंडिकेट करता है उसको हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट या लॉजिकल प्रोपोजिशन। ओके, तो दिस सेंटेंस आर कैन नॉट इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, तो वी गो फॉर अनदर लाइन, एन एडवाइस एंड इट इन्वॉल्व्स एडवाइस भी, एडवाइस मतलब जो एडवाइस करते हैं ना टीचर लोग, हमको जो भी एडवाइस करते हैं, कीप स्टडी, कीप काम, जो भी एडवाइस करते हैं उसको भी हमको स्टेटमेंट बोलने सकते हैं। ओके, तो उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट लाइन, इट आल्सो लाइक इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स टाइम लाइक टुडे, टुमारो, यस्टरडे एटसेट्रा। तो जो भी सेंटेंस में टुडे, टुमारो, यस्टरडे दिस टाइप का वर्ड्स यूज होता है वो सेंटेंस भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे जो भी सेंटेंस में है उसको भी हम बोल नहीं सकते हैं लॉजिकल प्रोपोजिशन। ओके, तो नेक्स्ट आएंगे प्लेस लाइक हियर देयर। ओके, तो हियर देयर यूज करते हैं ना सेंटेंस में, तो वहाँ पर भी हम वो सेंटेंस को लॉजिकल स्टेटमेंट बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हियर देयर यूज होने से वो ट्रू एंड फॉल्स को इंडिकेट नहीं करेगा। ओके, तो इसके लिए हम प्लेस लाइक हियर देयर उसको भी लॉजिकल स्टेटमेंट बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद देखो प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बदले में जो यूज होता है ही, सी, इट, दे, ऐसे ही। तो सब्जेक्ट के बाद मतलब सपोज माय नेम इज संतोष कुमार ना, संतोष डूइंग दिस, संतोष डूइंग दिस, तो बार बार रिपीट करने के बाद हम यूज करते हैं ही, सी यूज करते हैं ना, तो उसको हम लिख नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं स्टेटमेंट लाइक लॉजिकल प्रोपोजिशन बोल नहीं सकेंगे। ओके, तो प्रोनाउंस लाइक ही, सी, दे एटसेट्रा। देन आ जाएगा रिफ्लेक्सिव वर्ड्स, एडजेक्टिव। ओके, रिफ्लेक्सिव वर्ड्स पता है ना, एडजेक्टिव पता है, विशेषण बोल सकते हैं हिंदी में, अनडिफाइंड वर्ड्स लाइक गुड, बैड, ब्यूटीफुल। ओके, वो सेंटेंस को वो जो सेंटेंस में है उसको भी बोल नहीं सकते हैं हम लॉजिकल प्रोपोजिशन। ओके, उसके बाद आ गया वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड है ना, हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, एक्स वाई जेड वेरिएबल यूज करते हैं, तो लेते हैं ना लेट द वैल्यू ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर इज एक्स लेते हैं ना, जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो टाइप का सेंटेंस को भी हम बोल नहीं सकते हैं स्टेटमेंट या लॉजिकल प्रोपोजिशन। ओके, तो वो हो गया हमारा कौन सा जो भी क्वालिटी होना चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट, तो वो सब क्वालिटी होने से हम एक सेंटेंस को लॉजिकल प्रोपोजिशन बोल नहीं सकते हैं। ओके, तो वी कांट स्टेटमेंट, ओके, सेंटेंस कांट बी सेंटेंस, ए क्वेश्चन, ऑर्डर, एक्सक्लेमेशन, विश, एडवाइस एटसेट्रा। ओके, देन देखो जो भी हम लॉजिकल स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन को PQRS स्मॉल लेटर्स का माध्यम से इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो PQRS स्मॉल लेटर्स, सिर्फ जो भी स्टेटमेंट को हम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में ही डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल करेंगे उस रिलेटेड का। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, 2 इज लेस देन 5, तो वो सेंटेंस का मीनिंग है 2 इज लेस देन 5। ओके, तो 2 इज लेस देन 5 मतलब ये ट्रू और फॉल्स को इंडिकेट करेगा। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट, तो दिस इज द स्टेटमेंट। समझ में आया? 2 इज लेस देन 5, तो वो सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं 2 इज लेस देन दैट ऑफ 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज इंडिकेट करेगा ट्रू और फॉल्स को, दिस इज ट्रू को इंडिकेट करेगा, तो दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट या लॉजिकल प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं। ओके, देन हम लिख सकते हैं 2, सपोज 2 ग्रेटर देन 5, ऐसे क्वेश्चन में दिया सपोज, तो 2 ग्रेटर देन 5 इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट, तो उसको भी हम लॉजिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं या लॉजिकल प्रोपोजिशन बोल सकते हैं, क्योंकि दिस इंडिकेट ट्रू और फॉल्स सेंटेंसेस। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल जाएंगे, इज 9 लेस देन 3। इज हो गया मतलब पहले क्वेश्चन मार्क, जो भी सब्जेक्ट जो भी पहले वेर यूज होता है उसको क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, तो इज 9 इज लेस देन, वो क्वेश्चन पूछे हमको, तो वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। समझ में आ गया? देन देखो नेक्स्ट,
x इज ग्रेटर देन 100। ओके, मैं पहले बोल चुका हूँ जो भी क्वेश्चन में एक्स वाई जेड वेरिएबल होगा उसको स्टेटमेंट बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज हमको x का वैल्यू तो पता नहीं, तो x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x को हम पता नहीं, तो वी कैन कांट डिफाइन ट्रू और फॉल्स दिस स्टेटमेंट, वी कैन कांट डिफाइन ट्रू और फॉल्स, दैट्स व्हाई दिस इज ए नॉट ए स्टेटमेंट। समझ में आया? तो एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होगा एक सेंटेंस में उसको हम स्टेटमेंट बोल नहीं सकते हैं। ओके, तो क्योंकि एक्स का वैल्यू हमको पता नहीं है। उसके बाद देखो व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग मतलब वो क्वेश्चन मार्क है, मैं पहले बोल चुका क्वेश्चन मार्क होने से इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो स्टेटमेंट नहीं होगा, तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। उसके बाद देखो मे गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ, मतलब ये विश हो गया, विश। ओके, दिस इज एन विश, तो जो भी विश मांगेगा ना गॉड को हम, तो वो सब स्टेटमेंट नहीं होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। समझ में आया? देन गो फॉर अनदर लाइन, कटेज इज ए बिग सिटी, देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्टेटमेंट लग रहा है। ओके, कटेज ए बिग सिटी, ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं, बट वो स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि उधर बिग यूज है, बिग इज एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव बिग एडजेक्टिव यूज होने से हम उसको स्टेटमेंट बोल नहीं सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम देते टाइम आता है, एंट्रेंस पे भी आता है, तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पर बिग एडजेक्टिव यूज हुआ है। ओके, तो वी गो फॉर अनदर क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल दैट देयर इज लाइफ इन मार्स। ओके, तो इट इज पॉसिबल दैट देयर इज ए लाइफ इन मार्स, हम ट्रू फॉल्स बोल सकते हैं, बट अभी तक वो कंफर्म नहीं है, टिल दैट नॉट कंफर्म्ड, अभी तक वो स्टेटमेंट कंफर्म नहीं हुआ कि हम मार्स में रह पाएंगे कि नहीं। ओके, तो इसके लिए वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, तो प्लीज देखो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अभी तक कंफर्म नहीं हो तो इसके लिए हम लिख सकते हैं नॉट कंफर्म, दिस इज ट्रू और फॉल्स को इंडिकेट नहीं करेंगे। कैसे बोल सकते हैं हम, हमारा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि हम रह सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए वो स्टेटमेंट को हम ट्रू या फॉल्स बोल नहीं सकते, इसके लिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, देन जाएंगे रामा इज ए फ्रेंड ऑफ हरी, रामा इज ए फ्रेंड ऑफ, तो दिस इज इंडिकेट फॉर ट्रू और फॉल्स, रामा फ्रेंड होने से फ्रेंड ट्रू होगा, नहीं होने से फॉल्स भी होगा, तो दिस इज ए फ्रेंड, रामा इज ए फ्रेंड ऑफ हरी, तो दिस इज स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, देन देखो ओ व्हाट ए सीनरी, तो दिस इज इंडिकेट फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेशन को इंडिकेट करते हैं, तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट्स, तो रामा इज स्टेटमेंट, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। समझ में आया? उसके बाद देखो यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, यू मस्ट, दिस इज क्या ऑर्डर हो गया, मस्ट मतलब मस्ट वर्ड इंडिकेट फॉर ऑर्डर, हम ऑर्डर दे रहे हैं कि मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, फिर भी वहाँ से यूज हुआ है एवरी डे मतलब टाइम। ओके, तो यस्टरडे एवरी डे वो भी यूज होने से हमारा सेंटेंस लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, तो इसके लिए वो भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखो इट वाज रेनिंग यस्टरडे, तो यस्टरडे यूज होने से जो भी टाइम, नाउ, टुडे, यस्टरडे यूज होने से वो सेंटेंस लॉजिकल स्टेट नहीं होगा, तो दिस इज आल्सो नॉट ए लॉजिकल सेंटेंस। ओके, तो उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज ए वेरिएबल, तो वेरिएबल यूज होने से हमारा सेंटेंस नेगेटिव मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यूज है, तो एक्स यूज हुआ ना, तो इसके लिए वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, तो मैं डिफरेंट एग्जाम्स किया हूँ, तो आप भी घर में ट्राई करो, जो भी बुक का एग्जाम्पल ट्राई करो, जिसको भी नहीं आते मुझे कमेंट या दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे पाऊंगा। ओके, देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे नेगेशन। ओके, तो डिनाइल ऑफ ए स्टेटमेंट इज इट्स नेगेशन, तो जो भी स्टेटमेंट का डिनाइल मतलब अपोजिट, तो उसको बोलते हैं हम नेगेशन बोल सकते हैं। तो एग्जाम ऑफ नेगेशन क्या है, देखो फॉर एनी प्रोपोजिशन P इज ट्रू देन नेगेशन P इज फॉल्स, देन P इज फॉल्स देन नेगेशन P इज ट्रू, तो नेगेशन को इंडिकेट करेंगे डिनोटेड बाय ऐसे, तो P नेगेशन P, सपोज P ट्रू होगा तो नेगेशन P फॉल्स होगा, देन P फॉल्स होगा तो नेगेशन P ट्रू बन जाएगा। ओके, तो जो भी सेंटेंस के जब नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा नेगेशन, जो भी सेंटेंस में हम नॉट लिख देंगे, जो भी सेंटेंस में आई एम गोइंग टू मार्केट, सॉरी हर इज गोइंग टू मार्केट, तो लिख देंगे हर इज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो सेंटेंस बन जाएगा नेगेशन। ओके, तो दिस इज द नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, जो भी सेंटेंस का ऑपोजिट मतलब ट्रू होने से फॉल्स होने से ट्रू होने से उसको बोल सकते हैं हम नेगेशन स्टेटमेंट। ओके,
तो उसको बोला जाएगा नेगेशन। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट आएंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, तो लॉजिकल कनेक्टिव क्या है? टू स्टेटमेंट कैन बी कंबाइंड टुगेदर बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और, एंड, इफ एंड ओनली इफ एटसेट्रा। दीज आर नॉन एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, जो भी दो सेंटेंस को जोड़ेगा मतलब कंबाइन करेगा उसको बोल सकते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिव्स। जैसे कि आई वेंट टू द ऑफिस और स्टे इन होम, आई वेंट टू द मार्केट एंड ब्रिंग वेजिटेबल्स फॉर मी। ओके, ऐसे ही इफ आई हैव विंग्स आई फ्लाई इन द स्काई, तो वो यूज करके हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे ना, तो उसको बोल सकते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो दीज आर द मेन लॉजिकल कनेक्टिव, और, एंड, इफ, ओनली इफ। ओके, if and only if, this combine two sentences. Okay, these are called the logical connectives. Then जाएंगे a proposition in which one or more connectives appear is known as the composite or compound statement. जो भी स्टेटमेंट दो से ज़्यादा 3-4 ठो ऐसे स्टेटमेंट को जोड़ेंगे मतलब कंबाइन करेंगे तो उसको बोल सकते हैं कंपोजिट या कंपाउंड स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ओके, तो these are logical connective, very very important। तो उसके हिसाब से ही हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। दिस इज द मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स, और, एंड, इफ, ओनली इफ एंड इफ एंड ओनली इफ। तो वो 5 को लेकर ही हम लॉजिकल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो दीज आर द वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रेंड्स। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, पहले जानेंगे कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स एंड, बोल चुका हूं अभी। जो लॉजिकल कनेक्टिव था एंड, तो एंड करके जो सेंटेंस को जोड़ेंगे अभी, तो कैसे उसका बन पाएगा। ओके, तो देखो एंड, देन एंड का सिंबल, एंड इज सिंबलाइज्ड बाय दिस वे। ओके, तो नीचे होगा इसे। तो एक कंजक्शन पी एंड क्यू, उसका मीनिंग पी एंड क्यू, पी एक सेंटेंस एंड क्यू भी एक सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे एंड के द्वारा। तो इज ट्रू इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, if both P and Q are true and otherwise false। समझ में आया? A conjunction P and Q is true if both P and Q are true। ओके, तो P एक सेंटेंस था, Q भी एक सेंटेंस था। जो भी P and Q both सेंटेंस आर जब ट्रू होगा then P and Q the sentence is true, otherwise it is false। ओके, तो उसका ट्रूथ टेबल कैसे बना पाएंगे? देखो, तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए तो जो चीज चाहिए, दो सेंटेंस P and Q। ओके, तो P एंड Q का सेंटेंस कैसे बना पाएंगे? देखो, पहले सपोज देखो दो कॉइन को हम टॉस करेंगे सपोज, तो उसका प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं हम। दो कॉइन को सपोज मतलब टॉस करेंगे तो सब वो इंडिकेट करेगा HH आएगा, वरना HT आएगा, और TH आ जाएगा, देन TT आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब वो 4 कंडीशन में उसका सैंपल उस पर बन पाएगा। तो उसके हिसाब से जो सेंटेंस को हम ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 4 लाइन में बन जाएगा। जैसे कि TT, TF, FT एंड FF। T फॉर T स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स स्टैंड फॉर F स्टैंड्स फॉर फॉल्स। ओके, तो उसके हिसाब से जैसे कि वो बोला था, उसके हिसाब से P एंड Q स्टेटमेंट को हम अरेंज कर सकते हैं। ओके, TT, TF, FT, FF। तो उसको याद रखना चाहिए। याद नहीं रखने से भी चलेगा। जैसे कि हम ऐड करते हैं कि जो भी सैंपल स्पेस करते हैं, तो जो भी दोनों सेंटेंस को सैंपल स्पेस करेंगे ट्रू और फॉल्स के हिसाब से, देन ऐसे बन पाएगा। ओके, देन उसको हम जोड़ेंगे कैसे? देखो कैसे जोड़ेंगे? ए कंजक्शन P एंड Q इज ट्रू बोथ एंड P और Q आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो बोथ P एंड Q आर ट्रू होने से P एंड Q ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यू कैन एक्सप्लेन T मतलब ट्रू मतलब P and Q are true sentence, P is a true sentence and Q is also true sentence, then it will be true। otherwise first देखो true है, second है false, मतलब first sentence is true, second sentence is false, तो it will be false because otherwise true false लिखा है ना। anyway मतलब दोनों sentence true होने से ही वो true होगा, otherwise false। तो TF F बन जाएगा, T F बन जाएगा, FF भी F बन जाएगा। ओके, तो दोनों sentence कंजक्शन करने के लिए, ट्रू करने के लिए सब P एंड Q को ट्रू मतलब दोनों सेंटेंस को ट्रू करना ही पड़ेगा। ओके, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। ओके, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट कंजक्शन के लिए, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कनेक्टिव जाएंगे डिसजंक्शन। ओके, डिसजंक्शन मीन्स वो बन जाएगा और उसको लिख सकते हैं भी टाइप का, ऐसे सिंबल सिंबलाइज्ड बाय ऐसे। ओके, बी टाइप का। देन देखो
ए डिस्टिंक्शन पी और को बोल सकते हैं, और पी एंड क्यू दो सेंटेंस है उसको जोड़ेंगे तो पी और क्यू। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, एन एम्प्लॉय एदर गोज ऑन होम लीव और अटेंड टू हिज ड्यूटी। ओके, तो दो सेंटेंस जोड़ेगा तो उसको बोल सकते हैं और को यूज करके। देन ए डिस्टिंक्शन पी और क्यू इज फॉल्स इफ बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, मतलब जो भी दोनों सेंटेंस जब फॉल्स होगा देन पी और क्यू फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों सेंटेंस फॉल्स होने से ही लास्ट सेंटेंस फॉल्स होगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिस्टिंक्शन। तो देखो पी एंड क्यू जैसे था मैं पहले लिख चुका हूँ, तो उसका ट्रूथ टेबल करेंगे। देखो तो पी एंड क्यू आर फॉल्स देन पी और क्यू फॉल्स। ओके, तो पी एंड क्यू दोनों को फॉल्स होना चाहिए, तो टी एंड टी कोई भी फॉल्स नहीं है तो इसके लिए ट्रू हो जाएगा। देन टी एंड एफ टी बन जाएगा क्योंकि दोनों फॉल्स होना चाहिए, तो एक ट्रू हो गया तो वो ट्रू बन गया। उसके बाद एफ एंड ट्री, उधर भी कोई फॉल्स उधर भी दोनों फॉल्स नहीं है तो इसके लिए ट्रू बन गया। उसके बाद देखो फॉल्स एंड फॉल्स दोनों फॉल्स हो गया तो इसके लिए वो फॉल्स बन जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से हम उसका ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं और का। तो डिस्टिंक्शन मीन्स दोनों पी एंड क्यू सेंटेंस फॉल्स होने से फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ओके, तो दोनों फॉल्स होना चाहिए देन फॉल्स होगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, देन देखेंगे कंडीशनल। ओके, तो कंडीशनल मतलब इफ बोल के कनेक्टिव था ना, इफ आई विंग्स देन आई फ्लाई इन द स्काई, तो इफ उसके बाद देन देखो ना कनेक्टिव, इफ आई हैव विंग्स देन आई विल फ्लाई इन द स्काई। तो वहां पर दो सेंटेंस है, आई हैव विंग्स आई विल फ्लाई इन द स्काई, दो सेंटेंस है ना। तो इफ एक सेंटेंस था, देन बाद के एक सेंटेंस था, तो उसको बोल सकते हैं इफ एंड देन। ओके, देन सपोज दिस इज स्टैंड्स फॉर पी देन दिस सेंटेंस स्टैंड्स फॉर क्यू, तो हम बोल सकते हैं इफ पी देन क्यू, इफ पी के बाद देन होगा। ओके, तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। सपोज मैं ले जाऊंगा इफ पी देन क्यू, मतलब इफ आई हैव विंग्स देन आई फ्लाई इन द स्काई, तो इसके लिए ही ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। ओके, तो इफ आई हैव विंग्स तो पहले वो लिखना चाहिए उसके बाद वो लिखना चाहिए। ओके, तो दिस स्टेटमेंट कॉल्ड द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल के लिए इफ देन लगेगा देन पी, इफ पी देन क्यू। ओके, तो एक कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू उसको बोल सकते हैं कंडीशनल इज सिंबलाइज्ड बाय ए नैरो मार्क, इफ रे बोल सकते हैं उसको। तो कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू इज फॉल्स ओनली व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। तो P ट्रू होने के बाद जब Q फॉल्स हो जाएगा तो उसको बोल सकते हैं फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। समझ में आया कि नहीं? तो P ट्रू Q फॉल्स होने से वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज इन ऑल केसेस इट विल बी ट्रू। ओके, तो उसका ट्रूथ टेबल बना देंगे। देखो कैसे, P Q देन P कंडीशनल Q। ओके, तो T लिख सकते हैं TF देन FT देन FF। ओके, देखो T मतलब पहले P सेंटेंस क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, Q सेंटेंस फॉल्स होने से फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। तो T दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। तो फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स होने से वो बन जाएगा फॉल्स। ओके, था ना, P स्टेटमेंट ट्रू एंड Q स्टेटमेंट फॉल्स, तो इट विल बी फॉल्स। ओके, देन FT मतलब वो भी T बन जाएगा, देन FF मतलब T बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स होने से वो फॉल्स, अदरवाइज इट इन ऑल केसेस इट विल बी ट्रू। समझ में आया? तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देन देखो फ्रेंड्स, उसका अपोजिट करेंगे P Q देन करेंगे Q कंडीशनल P। ओके, तो TT TF FT FF। समझ में आया? तो इधर क्या किए थे, P कंडीशनल P मतलब P ट्रू देन Q इज फॉल्स देन इट विल बी फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। तो हम देखेंगे अभी Q ट्रू होना चाहिए, P फॉल्स होना चाहिए, उस विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। उसका सेम उल्टा, ओके, ठीक अपोजिट उसका। देन DD ये ऑब्वियसली ट्रू होगा। TF मतलब P Q इज ट्रू, ओके, फॉल्स एंड ट्रू, तो उसके हिसाब देखेंगे T बन गया। देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू,
तो इट विल बी ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट विल बी फॉल्स। समझ में आया कि नहीं? हम क्या कि क्यू कंडीशनल पी करते हैं, तो इसलिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स आने से वो फॉल्स हो जाएगा। उस इन अदरवाइज ऑल केसेस इट विल बी ट्रू। समझ में आया? तो इन दिस वे फाइंड आउट पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी। ओके, तो उसको बोल सकते हैं इफ, तो उसको बोल सकते हैं ओनली इफ, उसका सेम अपोजिट। ओके, इफ देन, तो उसको बोलेंगे ओनली इफ। हमारा एक कनेक्टिव था तो उसको बोलेंगे इफ, देन इसको बोलेंगे ओनली इफ। ओके, दिस इज सिंबलाइज्ड एज पी कंडीशनल क्यू, दिस इज सिंबलाइज्ड एज क्यू कंडीशनल पी, सेम उल्टा है इसका। ओके, दोनों एक साथ हो गया, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देन देखो फ्रेंड्स, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, वो तीन ठो मेथड है जो भी हम स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे सही है कि नहीं, मतलब सटीक है कि नहीं प्रूव करने के लिए वो तीन ठो मेथड यूज होते हैं। तो उसको बोलते हैं कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। वो बाद में पढ़ेंगे, आज थोड़ा लिख देंगे इसे ही। देखो, तो कन्वर्स मतलब देखो पी एंड क्यू था, तो वो इफ था ना, तो इफ को जब ओनली इफ कर देंगे, ओनली इफ मैं पहले बोल चुका हूँ, प्रीवियस बोल चुका हूँ, तो उसको बोल सकते हैं कन्वर्स। तो पी कंडीशनल क्यू को जब कर देंगे क्यू कंडीशनल पे, दिस इज कॉल्ड द कन्वर्स मेथड। ओके, तो कन्वर्स ऐसे भी हो सकते हैं, सपोज क्यू कंडीशनल पी था, उसको पी कंडीशनल क्यू कर देंगे, तो उसको ही बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं हम कन्वर्स पे भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो इनवर्स, इनवर्स मतलब पी कंडीशनल क्यू। ओके, देन पी कंडीशनल क्यू को जब हम करेंगे नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन पी, देन उसको भी बोल सकते हैं हम इनवर्स। ओके, तो जो भी स्टेटमेंट का कंडीशनल को दो साइड नेगेशन कर देंगे तो बन जाएगा इनवर्स। ओके, तो उसको भी इन्वर्स कर सकते हैं। सपोज क्यू कंडीशनल पी था, उसको जो हम करेंगे नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन की, तो वो भी बन जाएगा इन्वर्स। दिस इज द इन्वर्स। देन आ जाएगा कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव मतलब कन्वर्स का इन्वर्स इज कॉल्ड द कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स को जब इन्वर्स करेंगे तो पी कंडीशनल क्यू था, तो उसको इन्वर्स करने से वो क्या बन जाएगा, नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन क्यू। उसको जब इन्वर्स करेंगे वो बन जाएगा नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी। कन्वर्स को इन्वर्स कर देने से पी कंडीशनल क्यू था, उसको जब कन्वर्स करेंगे वो बन जाएगा क्यू कंडीशनल पी। उसको जब इन्वर्स कर देंगे वो बन जाएगा नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी। ओके, तो कन्वर्स का इन्वर्स बोलते हैं कंट्रापोजिटिव। ओके, तो कंट्रापोजिटिव मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज क्यू कंडीशनल पी था, उसको जब कंट्रापोजिटिव करेंगे, कंट्रापोजिटिव करने से बन जाएगा नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन पी, मतलब वो उलट हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा, उसके बाद इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स लगा देंगे तो बन जाएगा कंट्रापोजिटिव। तो हो गया। तो इन दिस मेथड वी कैन प्रूव एनी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो वो आगे करेंगे। तो आज हम लॉजिक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट एंड सारा डेफिनेशन, कनेक्टिव्स, नेगेशन एटसेट्रा सीखे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज देंगे सब थ्योरी और जो भी नोट्स है उनको याद रखिए और नोट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चे वीडियो को देख पाएंगे एंड पढ़ पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।